Hello students, welcome to our channel Imagination. So today we are talking about the chapter and topic Atom and Molecule. आपको ब्लैकबोर्ड पे दिख रहा होगा कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो एटम एंड मॉलिक्यूल है। तो एटम्स मीन्स होता है परमाणु और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। ठीक, आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है, उसके पश्चात अणु क्या है, परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, परमाणु के बारे में कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नेविगेशंस पढ़ेंगे, उसके गुण पढ़ेंगे, दोष पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक। सबसे पहला हमारे चैप्टर में टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। तो हम लिख लेते हैं ठीक, हमारे आज का टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग होता क्या है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि रसायन क्या होता है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक समय में कुछ दिन पहले, कह सकते हैं कुछ सालों पहले या कुछ अवधियां पहले रसायन विज्ञान का अर्थ हुआ करता था रसों का विज्ञान। रसायन का अर्थ हुआ करता था रसों का विज्ञान। उस समय में औषधियों से उनके रसों को निकाल कर उनसे औषधियां बनाई जाती थी। औषधीय पुष्पों, औषधीय वृक्षों और मृदाओं से अवशेषों के रस निकाले जाते थे और उनसे हम औषधि का निर्माण करते थे। एक केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ था कीमिया वर्ड से। कीमिया का मतलब होता है हमारे घरों में जब चूल्हे पे या लकड़ी पे खाना बनाया जाता है उसके पूर्व में हमारे घर की माताएं बहनें जो पात्र हम उस पर रखना चाहते हैं उस पर लिपाई करती हैं मिट्टी से, कोई सी भी मिट्टी को लेके उस पर लिपाई करती है। उस समय वहाँ का ट्रेंड चला करता था कि लोग बर्तनों को काले रंगों से लिपाई कर दिया करते थे जिससे वो सुंदर और आकर्षक दिखा करते थे। यह जो क्रिया था उनका, यह जो कर्म था लिपाई करने का, यह कीमिया कहा जाता था, मतलब रंगों से लिपाई करना। उसी कीमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। हम पहले केवल केमिस्ट्री में रसों का अध्ययन किया करते थे, लेकिन पश्चात अब रसायन विज्ञान के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारी उसकी शाखाएं हैं। विज्ञान के अंतर्गत ये जो एक शाखा रसायन विज्ञान है इसकी भी बहुत सारी शाखाएं निकल चुकी हैं। फिलहाल में जहाँ तक अवगत है आपको, आपकी स्क्रीन पे लिस्ट शो करा दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और उसमें से कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जैसे भौतिकी रसायन, जैव रसायन, रसायनज्ञ, और ये है जैसे कि बहुलक हो गए, पॉलीमर्स, और ये और सारी है जैसे कि बायोकेमिस्ट्री होता है, जैव रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, भौतिकी रसायन, उसके बाद होता है मेडिकल केमिस्ट्री होता है, चिकित्सा रसायन, मेडिकल केमिस्ट्री होता है, उसके बाद होता है मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है, मेडिकल केमिस्ट्री होता है, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। तो आज उन्हीं के एक ब्रांचेज एटम एंड मॉलिक्यूल का भी आता है, जो हम आज के टॉपिक पे अब बात करना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग मतलब तत्वों या किसी भी दो पदार्थों के मध्य जो आबंधन निर्माण होता है, उनके बीच में जो रिलेशन क्रिएट होता है वह संयोजन कहलाता है, जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि संयोजन होता किस प्रकार है। सभी जानते हैं कि परमाणु को प्रारंभ में हमारे भारतीय महर्षि कणाद में इसके बारे में बताया था। संपूर्ण सृष्टि में उन्होंने सबसे पहले पूरी पृथ्वी पे, हम कह सकते हैं ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखित प्रमाण है कि नहीं ये हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महर्षि कणाद ने सबसे पहले सबको परमाणु से अवगत कराया था, परंतु उन्होंने उसका नामकरण परमाणु नहीं किया था। महर्षि कणाद के वक्तव्य यह थे कि समस्त सृष्टि के संपूर्ण वस्तु किसी एक मौलिक कण से मिलकर बने हुए हैं, जिस कण को और सूक्ष्म कणों में विभाजन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह मौलिक कण कहा जा सकता है। जिसी वक्तव्यों को
जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने अपने भाषा में कह दिया। उन्होंने उसी परमाणु को, उसी कण को परमाणु का नाम दिया और उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम लोग कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो कि उन्होंने 1803 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, सबके समक्ष प्रस्तुत किया था। यह हम लोग कुछ देर आगे पढ़ेंगे। इसके पहले है ये रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत दो नियम आते हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर भार अनुपात का नियम। तो इसके प्रांचित में होते हैं पहला द्रव्यमान संरक्षण नियम और दूसरा है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, हम पहले इस टॉपिक पर बात करेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है। तब देखिए हमारा अगला जो टॉपिक था वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं और कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक संयोग होते हैं, वह दो या दो से अधिक या केवल एक अभिकारक मिलके दो या दो से अधिक या केवल एक उत्पाद की उत्पत्ति करता है, रासायनिक संयोग कहलाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यह क्रिया अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो ये टॉपिक है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसको हम लोग इसके जरिए आसानी से समझ सकते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखे हैं अभिकारक। अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व जो हम पदार्थ लेते हैं जिनके संयोग से हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है, अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है वह हमें उत्पाद, उसे हम उत्पाद कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे, बात आगे करेंगे कि मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास इस साइड में कोई से भी पदार्थ है, कोई सा भी पदार्थ है। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मान लीजिए कि आपको पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन का भार कितना होता है, हाइड्रोजन का वेट होता है 1। हमारे पास दो हाइड्रोजन है, इसीलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल हमारे पास आ गया 2। ऑक्सीजन का होता है 8, सॉरी 16 होता है, फाइनल हमारे पास 16। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे और इसको अनुपात के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पदार्थ का अनुपात है दूसरा पदार्थ, हम इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि हम लोग सरल करते हैं गणित के अंदर, वैसे ही इसका हम लोग सरल करेंगे। हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोग को लास्ट में 1 to 8 हमें मिल गया। ठीक, हमारे ये प्रोडक्ट जो हमने लिया था इसके लिए हमारा भार यहाँ का संबंध कितना मिला है, एक संबंधित ए। मान लीजिए इसी तरह इसका कोई भार भी होता है। ठीक, तो हम इसको रासायनिक अभिक्रिया जब इसका संपन्न कराएंगे, संपन्न कराने के पश्चात हमें यहाँ पे एक उत्पाद की प्राप्ति हुई। वह उत्पाद आप देख सकते हैं जल हुआ। तो हम इसके अनुसार यह कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 पार्टिकल हमने यूज किए थे और एक पार्टिकल ऑक्सीजन के यूज किए थे। टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 3। और यहाँ पे भी हम ऐसा कह सकते हैं 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल और एक ऑक्सीजन के पार्टिकल है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, 3। इस फॉर्म के अनुसार हम कह सकते
द्रव्यमान है वह इक्वल आएगा। और अगर हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं डाल्टन के परमाणु भार पर, तो हमारा अगला टॉपिक जो था वो था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब कि जो पदार्थ होता है जब उसका रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं और उसके पश्चात जो उत्पाद की प्राप्ति होती है वह सदैव निश्चित अनुपात में ही होता है, सदैव एक निश्चित अनुपात में ही होता है। जब हमें उत्पाद की प्राप्ति हो या अभिकारक की प्राप्ति हो, अगर उसके बीच में अनुपात हमेशा नियत रहेगा। ठीक, हम इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब अगर हम लोग बात करें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को इसमें इंक्लूड करके अगर इसकी बात की जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो परमाणु के आदान प्रदान से रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जरिए, तो इसके संपन्न के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले जो उनके बीच में अनुपात था वो अभिक्रिया के पश्चात भी उनके कहीं ना कहीं अनुपात नियत रहेगा। ठीक, एज एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास पहला प्रोडक्ट कि हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ठीक, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, पहले इसका वेट कितना 1.53 ग्राम है। ओके, 1.53 ग्राम है। अब हम इसको हाइड्रोजन से इसको रिड्यूस कराएंगे, हाइड्रोजन से इसको रिड्यूस कराएंगे, हमें फिर यहाँ पे प्राप्त हुआ कॉपर। कॉपर कितना कॉपर हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम उसको रिड्यूस कराएं उसके साथ तो हमें कॉपर प्राप्त हुआ 1.27 ग्राम, इतना कॉपर प्राप्त हुआ है। ठीक, अब वापस से अगर हम इतने ही मटेरियल को वापस से दोबारा से हाइड्रोजन से रिड्यूस कराएंगे तो हमें फिर कॉपर इस बार प्राप्त हुआ 2.24। सॉरी 2.5 M4। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले जब हमने हाइड्रोजन से उसको रिड्यूस कराया था, जो उसको ऑक्साइड कराया था, तो हमें इतना ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ था। जब हमें इतना ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ है तो इसमें तो एक एलिमेंट ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी तो उसमें से निकला होगा, तो ऑक्सीजन का भार कितना रह गया होगा, तो हम इसको नॉर्मली मैथ्स के इक्वेशन के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.53 माइनस 1.27 6 and then 4 minus 2 ऑक्सीजन का हमारा वेट कितना हो गया 0.26। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे कि इसका जो मेजर पोर्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक। यहाँ डिस्टर्ब क्या हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे हमने जो दूसरा वाला क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया था उसका वेट जो है 3.06 ग्राम है, 3.06 ग्राम है, और इससे हमने जब रिड्यूस किया था हाइड्रोजन से तो हमें 2.54 ग्राम हमें कॉपर प्राप्त हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले में हमें ऑक्सीजन कितना मिला था 0.26 ग्राम, और अब हम दूसरे वाले में ऑक्सीजन को देखते हैं ऑक्सीजन में कितना मिलता है। तो इसे नॉर्मल मैथ्स इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे। ठीक, नॉर्मल दिख रहा है 0.52 ग्राम हमें ऑक्सीजन इसमें मिल रहा है। तो पहले रिएक्शन में हमारे कॉपर का वेट क्या है 1.27 और ऑक्सीजन का वेट क्या है 0.26। दूसरे वाले इक्वेशन में कॉपर का वेट क्या है 2.54 एंड ऑक्सीजन का वेट क्या है 0.52।
नॉर्मली, ठीक, हम इसे इरेज कर देते हैं। आप लोग पॉज करके वीडियो को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, दशमलव दशमलव 2 अंक के बाद है, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा। तो हमारे पहले क्वेश्चन क्या प्राप्त हुआ, पहला इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ हमें ये। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल सा इक्वेशन एक मिलेगा इसको सॉल्व करने पे। तो हमारा अगला टॉपिक जो था वो था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब कि जो पदार्थ होता है जब उसका रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं और उसके पश्चात जो उत्पाद की प्राप्ति होती है वह सदैव निश्चित अनुपात में ही होता है, सदैव एक निश्चित अनुपात में ही होता है। जब हमें उत्पाद की प्राप्ति हो या अभिकारक की प्राप्ति हो, अगर उसके बीच में अनुपात हमेशा नियत रहेगा, ठीक, हम इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब अगर हम लोग बात करें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को इसमें इंक्लूड करके अगर इसकी बात की जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो परमाणुओं के आदान प्रदान से रासायनिक अभिक्रिया का वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो परमाणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जरिए, तो इसके संपन्न के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले जो उनके बीच में अनुपात था वो अभिक्रिया के पश्चात भी उनके कहीं ना कहीं अनुपात नियत रहेगा, ठीक। एज एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास पहला प्रोडक्ट कि हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, पहले इसका वेट कितना 1.53 ग्राम है, ओके 1.53 ग्राम है। अब हम इसको हाइड्रोजन से इसको रिड्यूस कराएंगे, हाइड्रोजन से इसको रिड्यूस कराएंगे, हमें फिर यहाँ पे प्राप्त हुआ कॉपर। कॉपर कितना कॉपर हमें प्राप्त हुआ है, अगर उसको रिड्यूस कराया उसके साथ तो हमें कॉपर प्राप्त हुआ 1.27 ग्राम, इतना कॉपर प्राप्त हुआ है, ठीक। अब वापस से अगर हम इतने ही मटेरियल को वापस से दोबारा से हाइड्रोजन से रिड्यूस कराएंगे तो हमें फिर कॉपर इस बार प्राप्त हुआ 2.24। सॉरी 2.5 M4, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले जब हमने हाइड्रोजन से उसको रिड्यूस कराया था, जो उसको ऑक्साइड कराया था, तो हमें इतना ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ था। जब हमें इतना ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ है तो इसमें तो एक एलिमेंट ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी तो उसमें से निकला होगा, तो ऑक्सीजन का भार कितना रह गया होगा, तो हम इसको नॉर्मली मैथ्स के इक्वेशन के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.53 माइनस 1.27 6 and then 4 minus 2 ऑक्सीजन का हमारा वेट कितना हो गया 0.26, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे कि इसका जो मेजर पोर्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक। यहाँ डिस्टर्ब क्या हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे हमने जो दूसरा वाला क्यूप्रिक ऑक्साइड किया था उसका वेट जो है 3.06 ग्राम है, 3.06 ग्राम है, और इससे हमने जब रिड्यूस किया था हाइड्रोजन से तो हमें 2.54 ग्राम हमें कॉपर प्राप्त हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले में हमें ऑक्सीजन कितना मिला था 0.26 ग्राम, और अब हम दूसरे वाले में ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन में कितना मिलता है
तो इसे नॉर्मल मैथ्स इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे। ठीक, नॉर्मल दिख रहा है 0.52 ग्राम हमें ऑक्सीजन इसमें मिल रहा है। तो पहले रिएक्शन में हमारे कॉपर का वेट क्या है 1.27 और ऑक्सीजन का वेट क्या है 0.26। दूसरे वाले इक्वेशन में कॉपर का वेट क्या है 2.54 एंड ऑक्सीजन का वेट क्या है 0.52। हम इसे मैथ्स इक्वेशन के जैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मली। ठीक, हम इसे इरेज कर देते हैं। आप लोग पॉज करके वीडियो को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं दशमलव दशमलव 2 अंक के बाद है, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा। तो हमारा पहले क्वेश्चन क्या प्राप्त हुआ पहला इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ हमें ये। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा नॉर्मल सा इक्वेशन एक मिलेगा। इसको सॉल्व करने पे तो हम इसे नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं, उसके फाइनल पोजीशन पे पहुंचते हैं। हमारा पहले हम क्या करेंगे इसमें ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये मिलेगा। अब इसे भी हम 100 से गुणा कर लेते हैं दूसरी वाली को भी ऊपर नीचे, तो ऊपर में क्या है 2.54, इसमें जब हम करेंगे तो 254 मिल जाएगा हमें। ठीक, अगर नीचे वाले में हम करेंगे तो 52 मिलेगा। ठीक, अब दोनों में हम डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं और दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको दोनों से मिलेगा। सॉल्व करके देखिए, इसे सॉल्व करने पे आएगा 2.88, इसे भी सॉल्व करने पे आएगा 2.88। दोनों का प्रोडक्ट सेम है, मींस हम कह सकते हैं कि इस पे स्थिर अनुपात का नियम सटीक तरीके से फॉलो हो रहा है। यही था स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, हम देखते हैं कि स्थिर अनुपात के नियम को सबसे पहले जिन्होंने प्रतिपादित किया था या सबके समक्ष प्रस्तुत किया था वो थे J.L. प्राउस्ट। यह काम उन्होंने 1799 ईस्वी में किया था। और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसे लोमोनोसोव 1756 ईस्वी में लोमोनोसोव नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित किया था, जो कि रसायन विज्ञान के पिता कहे जाने वाले लेवेसियो, जिसको इंग्लिश में लेवोजियर कहा जाता है, उन्होंने उसकी पुष्टि भी की है कि वो सही है। ठीक, तो अर्थात हमारा जो रासायनिक संयुग का नियम था वो यहाँ समाप्त होता है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, वो हम इसके बाद वाले टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।